दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी को 10वीं कक्षा के साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई 70 क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल बायोलॉजी से लिया गया है और पहला सवाल कहता है कि पोषण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में 2 नंबर में ही पूछे जाते हैं। तो आसान शब्दों में इसका आंसर लिखिएगा कि पोषण वह जटिल जैव प्रक्रम है जिसमें जीव किसी न किसी रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, जो समस्त जैविक क्रियाओं के संचालन में सहायक होते हैं, उसे पोषण कहते हैं। अब देखिए, पोषण के 2 प्रकार होते हैं। पहला होते हैं स्वपोषण, तो दूसरा होते हैं परपोषण। अब आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं और यह सवाल काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम पेपर में लगभग 2 बार पूछा गया है। सवाल कहता है कि अमीबा में पोषण क्रिया को समझाइए। आसान शब्दों में आंसर लिखिएगा कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव कैसे है? देखिए, जिन जीवों का शरीर केवल एक कोशिकाओं के मिलने से बना होता है उसे कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे कि अमीबा। और वैसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं के मिलने से बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे कि जानवर हो गया, मनुष्य हो गया इत्यादि। तो यहाँ पे अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो कूटपाद के द्वारा भोजन को घेर कर खाद्य धानी में ले जाता है, जिसमें उपस्थित एंजाइम भोजन का पाचन करता है और अनपचा भोजन त्वचा के सतह से चिपक जाता है और पुनः बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से अमीबा में पोषण की क्रिया संपन्न होती है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके आवश्यक पदार्थों को लिखिए। तो आसान शब्दों में इसका आंसर करेंगे कि सभी हरे पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 ग्रहण करते हैं। यानी जितने भी हरे पादप हैं वे प्रकाश की यानी सूर्य के रोशनी की उपस्थिति में वायुमंडल से क्या करते हैं कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। साथ ही CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। इसे ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब आइए जान लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन से हैं। तो आसान शब्द में लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ निम्नलिखित है। पहला पदार्थ है सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और ये जल। प्रकाश संश्लेषण के लिए इन सभी तत्वों का होना बेहद आवश्यक है। अब अगला सवाल देखिए, कहता है कि पोषण जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए, आसान शब्दों में लिखिएगा कि समस्त जैविक क्रियाओं का संचालन, कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि एवं विकास हेतु हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह पोषण प्रक्रम द्वारा प्राप्त पोषण से पूरा होता है या भोजन से पूरा होता है। यही कारण है कि पोषण जीवों के लिए काफ़ी आवश्यक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखने जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? श्वसन क्या है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऐसे सवाल भी 2 नंबर में ही पूछे जाएंगे। तो आसान शब्दों में इसका आंसर करेंगे कि श्वसन एक जटिल जैव प्रक्रम है। श्वसन जो है एक जटिल जैव प्रक्रम है जिसमें कार्बनिक पदार्थों का चरणबद्ध तरीके से पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसे ही हम लोग पोषण कहते हैं। अब देखिए, पोषण के 2 प्रकार होते हैं, श्वसन के 2 प्रकार होते हैं। पहला होते हैं अवायवीय श्वसन, जिसे हम लोग अनाक्षीय श्वसन कहते हैं। दूसरा होते हैं वायवीय श्वसन, जिसे हम लोग ऑक्सी श्वसन कहते हैं। अब आइए अगला सवाल के माध्यम से पूछा गया है कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में प्रमुख अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आसान शब्द में लिखेंगे कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। इसके बाद में रोमन नंबर 1 में लिखेंगे अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जबकि वायवीय श्वसन
ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यानी अवायवीय श्वसन जो है ये ऑक्सीजन न भी रहेगा तो भी ये संपन्न हो जाता है, जबकि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही संपन्न होता है। रोमन नंबर 2 में लिखेंगे कि अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में संपन्न होता है। यानी अवायवीय श्वसन जो है इसका समापन कोशिका द्रव में होता है, जबकि वायवीय श्वसन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न हो जाता है। रोमन नंबर 3 में लिख आइएगा कि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के अणुओं का आंशिक विखंडन होता है, जबकि वायवीय श्वसन में पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। रोमन नंबर 4 में लिखिएगा कि अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल भी पूछा जा सकता है कि किस श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है, तो याद रखिएगा अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि वायवीय श्वसन में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अब देखिए अगला सवाल क्वेश्चन 7 कहता है कि मनुष्य में श्वसन क्रिया का वर्णन कीजिए। देखिए मनुष्य में श्वसन जो है ना जी, ये 2 तरीके से संपन्न होते हैं। पहला चरण में वायु से ऑक्सीजन नासिका के द्वारा फेफड़े में पहुंचती है। पहला चरण में क्या होता है कि वायु से जो ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन जो होता है CO2 गैस नासिका यानी नाक के द्वारा फेफड़े में जाकर पहुंच जाती है, जिसके दीवारों में स्थित रक्त कोशिकाओं की हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, जो शरीर के संपूर्ण भागों तक पहुंच जाते हैं, जहां वह पुनः टूटकर हीमोग्लोबिन में बदल जाते हैं। ऑक्सीजन के फलस्वरूप बने CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो फेफड़े के कोशिकाओं में पहुंचकर नासिका के द्वारा बाहर निकल जाता है। और आप सभी को बता दें यह जो होता है श्वसन का दूसरा चरण माना जाता है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है परिवहन क्या है। तो देखिए उपयोगी पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचने और अनुपयोगी पदार्थों का कोशिकाओं से निकलकर गंतव्य स्थान तक पहुंचने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। ठीक है जी, यानी शरीर के अंदर जितने भी उपयोगी पदार्थ हैं उसका शरीर के तमाम भागों तक पहुंचाने और अनुपयोगी पदार्थों का कोशिकाओं से निकलकर किसी गंतव्य स्थान तक पहुंचने की क्रिया परिवहन कहलाती है। अब ये जो क्वेश्चन है मैट्रिक एग्जाम पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। पहला सवाल क्या है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए जाइलम और फ्लोएम ये पेड़ पौधों में पाए जाने वाले ऊतक का नाम है। जाइलम द्वारा पेड़ पौधों में जल का परिवहन होता है, जबकि फ्लोएम द्वारा पेड़ पौधों में खाद का परिवहन होता है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि जाइलम और फ्लोएम में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। पहला लिखिएगा रोमन नंबर 1 में कि जाइलम की कोशिका मृत होती है, यानी जाइलम की जो कोशिका होती है वो मरी होती है, जबकि फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। ठीक है जी। रोमन नंबर 2 में लिखिएगा कि जाइलम के द्वारा खनिज लवण और जल का परिवहन होता है। जाइलम के द्वारा खनिज लवण और जल का परिवहन हो जाता है, जबकि फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। रोमन नंबर 4 में लिखिएगा 3 में कि जाइलम द्वारा परिवहन नीचे से ऊपर की ओर होता है, यानी जाइलम ऊतक के द्वारा परिवहन क्या होता है कि नीचे से ऊपर की ओर होता है, जबकि फ्लोएम के द्वारा परिवहन ऊपर से नीचे की ओर होता है। अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए धमनी और शिरा में अंतर क्या है कि धमनी की जो भित्ति होती है ये मोटी होती है, जबकि शिरा की भित्ति पतली होती है। धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, जबकि शिरा के द्वारा अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन सेंटर के एग्जाम पेपर में पूछा गया है कि वाष्प उत्सर्जन क्या है, इसके महत्व बताइए। तो देखिए पौधों के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्प उत्सर्जन कहलाती है। एक पौधे अपने जीवन काल में अपने भाग के 100 गुना जल का वाष्पीकरण करते हैं। अब इसका जो महत्व है कि वाष्प उत्सर्जन द्वारा पौधों में जल एवं खनिज लवण का परिवहन होते रहता है। वाष्प उत्सर्जन के द्वारा ताप संतुलन बना रहता है ना जी। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन कीजिए, ऐसा सवाल 5 नंबर में पूछा जाता है। आसान शब्द में इसका आंसर लिखिएगा कि प्रत्येक वृक्क में 10,000 नेफ्रॉन होते हैं। जितने भी वृक्क होते हैं उसमें 10,000 नेफ्रॉन होते हैं, जिसमें ग्लोमेरुलस नामक कोशिका गुच्छ पाया जाता है। यानी इसमें ग्लोमेरुलस नामक एक कोशिका का गुच्छा पाया जाता है। इसके अतिरिक्त बोमेन संपुट यानी इसके अलावा बोमेन संपुट नेफ्रॉन जालिकाएँ अभिवाही धमनी के साथ साथ अपवाही धमनी भी होती हैं।
देखिए, अविवाहित हमनी का जो विवास होता है अपवाहित हमनी के ब्यास से अधिक होता है, जिसके कारण उच्च दाब के अधीन रक्त छनता है, जिसमें प्रोटीन और खनिज लवण तो छान लिए जाते हैं किंतु ग्लूकोज, यूरिया और यूरिक अम्ल नहीं छन पाता है, जो बेमोन कैप्सूल में जाकर जमा हो जाता है। इस क्रिया को हम लोग निस्यंदन कहते हैं। जब क्षनिक द्रव नेफ्रॉन के जलिकाओं से होकर गुजरती है तो ग्लूकोज रक्त नलिकाओं के द्वारा अवशोषित नहीं होता है, जो मूत्र नली द्वारा मूत्राशय में जाकर जमा हो जाता है और समय समय पे पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से मनुष्य में नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन इस प्रकार से आपको करना होगा। ऐसे यदि आप करते हैं तो पूरे 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा और एग्जामिनर आपको ऐसे आंसर देकर फटाक से 5 नंबर दे सकता है यदि ये सवाल 5 नंबर में पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 12 तक का बायोलॉजी का ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आगे आने वाली पार्ट में हम आप सभी को बताएंगे फिजिक्स का टॉप 10 ऐसा इंपॉर्टेंट VVI 70 क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।